सर, दत्तीय चुनाव पे पूरे देश की नज़र है। ऐसे में आप प्रशासन की क्या चुनौती है मतलब दतिया में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो कभी-कभी क्या होता है प्रशासन पे पक्षपात का भी आरोप लगता है। तो इस बात का आपके पास क्या जवाब है? दोस्तों वैसे तो हम राजगढ़ के हैं लेकिन सर को हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं और दतिया उपचुनाव में जो कवरेज किया है उनके द्वारा इनसे मुलाकात हुई है। सर वाक़ई में बहुत अच्छा लगा। मैं अब थोड़ा-सा पर्सनल जानना चाहता हूँ मैंने आपके बारे में सुना है कि आप नौकरी पैसे के लिए नहीं, सेवा के लिए करते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, दतिया उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है जिस पर ना केवल मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे देश की नज़र है। तो इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जिला प्रशासन इसको लेकर कितना गंभीर है? यही जानने के लिए हमारे बीच में मौजूद है दतिया के जिलाधीश महोदय, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, हम ये जानना चाहते हैं दतिया की जो चुनावी तैयारियां हैं कैसी? दतिया में जो चुनाव हो रहा है 30 जुलाई को चुनाव होगा और उसके बाद मतगणना 3 तारीख को होगी। सभी जानते हैं कि उपचुनाव हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। सभी पार्टियां अपना पूरा जोश लगाती है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए दतिया में पूरी तैयारी हमने कर ली। हमारे पास लगभग 23 कैंडिडेट जनता के साथ आए हुए हैं और जिस कारण हमें दो मशीनें भी एक्स्ट्रा, हमें एक मशीन एक्स्ट्रा भी लगानी पड़ रही है, वो भी हमारी तैयारी। हमारे पास क्रिटिकल केंद्र जो है, मैंने मतदान केंद्र जो critical होते हैं, वो 234 है। तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त सीआरपीएफ का पुलिस बल भी मौजूद है। तो हर क्रिटिकल सेंटर में हम लोग पुलिस की तैनाती करेंगे, लेकिन साथ साथ ही सभी मतदान केंद्रों में हमारी सीआरपीएफ के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस भी लगी रहेगी। तो सुरक्षा की व्यवस्था से हम लोग अभी सख्त है और तैयार है। इसके साथ साथ हमारे एफएसटी, एसएसटी टीम लगातार चेकिंग कर रही है। अभी तक लगभग 40 लाख के ऊपर हमने कैश पकड़ा है। दारू 10,000 लीटर के ऊपर जब्त की है और लगातार ये कार्रवाई चलती जा रही है। इसके साथ साथ ही हमारे जो ट्रेनर्स है, जो हमारे मतदान कर्मी हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनका रैंडमाइजेशन हो चुका है। अब उनकी सेकंड ट्रेनिंग हम लोग वही पिला रहे हैं जहाँ उनको वहाँ जहाँ से उनको सामान लेना है और जहाँ सामान पहुँचाना है। उस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग पार्टी भी रेडी है। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स जो उस दिन भ्रमण पे रहेंगे, जो और हमारे जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स है, ऑब्जर्वर्स जो उस दिन चेक करते हैं ऑब्जर्वर के तौर पे हर मतदान केंद्र पे, तो वो भी रेडी हो गए, उनको भी ट्रेनिंग दी गई है। तो ओवरऑल हमारा जो प्लान था बारिश को देखते हुए वो रेडी है। इसके साथ साथ मतदान केंद्रों पे लगातार नजर रखी जा रही है। बारिश आने के बाद लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि कहीं से भी पानी अगर रिसाव हो रहा है तो उसको ठीक किया जाए, ताकि मतदान केंद्र में चुनाव के वक्त कहीं भी दिक्कत ना हो। जल भराव की स्थिति अगर कहीं हो रही है तो हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं कि मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचने में कहीं भी असुविधा ना हो। अब तक हमने उसको भी भर दिया है, वहाँ भी अभी तक सर मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? आ, हमने स्वीप के तहत बहुत सारी एक्टिविटियां की है। अब आपके द्वारा जो चैनल से हम इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी हमारा स्वीप का ही एक पार्ट है। तो हम सोशल मीडिया मीडिया के साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं वहाँ भी हर ग्राम पंचायत में स्वीप के लिए मतदाता जागृति अभियान चला रहे हैं। साथ साथ नुक्कड़ नाटक और बाकी जो कार्यक्रम है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, वो भी चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएं। सर, दत्तीय चुनाव पे पूरे देश की नज़र है। ऐसे में आप प्रशासन की क्या चुनौती है मतलब दतिया में? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसे मैंने बताया, उपचुनाव हमेशा ही मुश्किल का चुनाव होता है। हमारी सबसे पहले जो चुनौती है वो मतदान को पूर्ण निष्पक्षता से कराना है। इसके लिए हमारे पूरे जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको बार बार यही बताया जा रहा है कि किसी भी हालत में पक्षतापूर्वक व्यवहार सहा नहीं जाएगा। इसमें हमारे टीचर सस्पेंड हुए हैं, लोग सस्पेंड हो रहे हैं, ये पक्षतापूर्वक व्यवहार सहा नहीं जाएगा। सेकंड जो चुनौती हमारे पास है सुरक्षा की। इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पे ही हमने सीआरपीएफ लगा दिया। ऐसा होता नहीं है जनरली। जब हम आम चुनाव करते हैं तो जैसे हार्डली 10-15% मतदान केंद्र पे ही सीआरपीएफ लगती है, तो अब हम 100% पे लगा रहे हैं। तो ये दूसरी चुनौती, उसको हमने स्वीकार करते हुए उस चुनौती को सामना कर रहे हैं। तीसरा जो हम जानते हैं कि जो मतदान में अगर कहीं से भी
दारू आ रही है, पैसा आ रहा है, उसके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। सीसीटीवी हमारे 25 पॉइंट पे सीसीटीवी चल रहे हैं और लगातार जो गाड़ियाँ जा रही हैं, उसको बार-बार सघन की जा रही है ताकि सर मेरा ये सवाल था कि जैसे कोई सबसे ज़्यादा संवेदनशील पोलिंग बूथ है, वहाँ आपकी क्या तैयारी है? जैसे कुछ फर्जीवाड़ा हो? जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील बूथ है, उसमें हमारे 3 स्तर पे तैयारी है। पहला कि हम लोग जो अ सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को एक साथ ही गार्ड के साथ ही रखते हैं, सीआरपीएफ। तो वहाँ कोई ऐसी दिक्कत ना हो। सेकंड जो माइक्रो ऑब्जर्वर है हमारे, माइक्रो ऑब्जर्वर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। स्टेट जैसे बैंक के एम्प्लॉय हो गए, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हो गए, इनकम टैक्स के एम्प्लॉय हो गए, वो होते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर। तो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है कि कोई भी आपको ध्यान में आता है तो तत्काल हमें पुलिस को बताना है या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को बताना है ताकि हम लोग तत्काल कार्रवाई करें। तो जो आप कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी घटना अगर होती है उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ वेबकास्टिंग हमने सीसीटीवी के जरिए हर मतदान केंद्र पे एंश्योर किया है, तो उसको भी सीसीटीवी कैमरे की नजर रखी जाए। सर पूरा मध्य प्रदेश आपको देख रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी-कभी क्या होता है प्रशासन पे पक्षपात का भी आरोप लगता है। तो इस बात का आपके पास क्या जवाब है? जी, जब भी हम उपचुनाव में जाते हैं तो कोई ना कोई सरकार ज़रूर होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। तो लेकिन जैसे ही हमारा उपचुनाव शुरू हो जाता है तो हम लोग इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी होते हैं और उनके अधीन ही हम काम करते हैं। जब जो स्कीमें चल रही है, वो स्कीमें में जैसे डायरेक्ट बेनिफिट होता है। डायरेक्ट बेनिफिट माने अगर कोई पेंशन है, पेंशन को शासन से हर माह, जैसे कोई वृद्ध पेंशन योजना है, तो उसको हर माह डायरेक्ट राशि आती है। तो जैसे पहले होता था कि लोगों को जोड़ो, लोगों को राशि दो, अब वो बंद हो गया। वो डायरेक्ट ही आती है, डायरेक्ट बेनिफिट होती है। नए हितग्राही को जोड़ना वैसे भी हमारे जो आचार संहिता होती है उसमें नए हितग्राही जोड़ना नहीं है। तो जब से ऑनलाइन सिस्टम आई है तब से प्रशासन के ऊपर से जो प्रेशर था वो एक्चुअली कम हुआ है। अब हमें ऐसा कुछ करना नहीं होता है जिससे पक्षतापूर्वक का व्यवहार दिखे भी। तो कोई नया रोड हम बनाएंगे नहीं, कोई नया उद्घाटन कराएंगे नहीं, एकदम से ओपनली है। और जो हितग्राही पहले से जुड़े हैं, जो भी दिव्यांगजन है या विधवा पेंशन है, वो यथावत चलती है। जैसे पीएम किसान, वो यथावत चलती है, उसमें भी ऑनलाइन चलता है, तो हमारा कोई उसमें रोल होता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, हमसे कोई लेना देना मैंने सुना है कि आप नौकरी पैसे के लिए नहीं, सेवा के लिए करते हैं। काफ़ी अच्छे-अच्छे काम किए हैं। तो थोड़ा अपने बारे में आप मतलब आपकी फर्स्ट जॉइनिंग का थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ? नहीं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मेरी माँ एक स्टाफ नर्स थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैटरनिटी वार्ड में, और पापा टीचर थे। तो मैं सिविल सर्विस में आया ही था मेरे माँ को देख के, जबकि पापा ने पुश हमेशा किया था, बोला था। तो माँ को देख के माँ रात भर जो नौकरी करती थी, रात भर मैटरनिटी में डिलीवरीज करती थी और हम लोग आजू-बाजू ही रहते थे, क्वार्टर्स में रहते थे छोटे-छोटे। अब 1 रूम का क्वार्टर होता था, 2 रूम का क्वार्टर होता था, उसी में मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन माँ को देख के ही बड़ा हुआ। उनके सेवा भाव, उनका समर्पण को देख के ही शायद मेरे और मेरे भाई में दोनों में वो आया है समर्पण करना, और इसीलिए हम सिविल सर्विस में मैं आया। लेकिन आना अंत नहीं था, आना एक शुरुआत थी। उसके बाद जो हम कर सकते हैं, मेरा खुद का मानना, जो मेरे पापा मुझे कहते हैं कि अगर आपको गुड लक चाहिए, तो गुड लक आप सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं आएगा। गुड लक आपके पास जो आ रहे हैं उसकी सेवा करने से आएगा। उसको मैं मानता हूँ और यही मेरे ज़हन में है, तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा गुड लक मिल जाए। चलिए सर, आखिर में जो दतिया की जनता है, मतदाता है, उनको चुनाव अधिक हो, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं से यही कहना चाहूँगा कि अ, अपना आपका मत का अधिकार का ज़रूर प्रयोग करें, मतदान ज़रूर करें और किसी भी प्रलोभन में ना पड़े, चाहे वो पैसों का लालच हो या किसी भविष्य में कुछ चीज़ें मिलने का लालच है, क्योंकि आपकी बनाई हुई जो जनप्रतिनिधि होता है, वही आगे चल के सरकार में आते हैं और वही पॉलिसी बनाते हैं। इसलिए हमारा मत का अधिकार बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी बात ये है कि सभी ने मतों का अधिकार का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वानखेड़े सर। आशा है ये वीडियो और इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक मतदान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।